हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स, ताकि जो अभी आपका आगे प्रीलिम्स आ रहा है उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। हम बात करेंगे, इसको काफ़ी पार्ट्स पे लेके आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये होंगे किस चीज़ के। पहला पार्ट होगा पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, मतलब जितनी भी एक साल में पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में आई हैं उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। उनके बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये पर्सनालिटीज़ वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको हम दो पार्ट में लेके आ रहे हैं। पहला पार्ट आज रिलीज़ कर रहे हैं और अगला पार्ट कल को रिलीज़ करेंगे। तो आप हमारे साथ इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। चलो चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। तो ये है पर्सनालिटीज़ जो कि अभी न्यूज़ में आ रही हैं। इसमें आज हम स्कंद गुप्त तक करेंगे। ये हमारी 7 जो पर्सनालिटीज़ है इनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पहली पर्सनालिटी है बसावा जयंती। बसावा जयंती कौन है? 12वीं सेंचुरी के कवि, फिलोसफर कह सकते हैं, और जो जिन्होंने लिंगायत फेथ को बनाया है, फाउंड किया है, उस संत को कहते हैं हम लॉर्ड बसवाना। और 2020 में 26 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि डिजिटली ही मार्क की गई है, डिजिटली ही सेलिब्रेट की गई है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको डिजिटली मार्क किया है। तो ये कौन थे? ये फिलोसफर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, कन्नड़ा पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। इनकी मेन जो क्वालिटी है वो है सोशल रिफॉर्मर, क्योंकि ये कालचूरी डायनेस्टी के वक्त हुए थे। उस समय जो किंग थे बिजाला वन, कर्नाटका, इंडिया में। और इनकी पोइट्री ने इतनी ज़्यादा सोशल अवेयरनेस की, जिसको हम वचनास कहते हैं। इनकी पोइट्री के जरिए ही ये लोगों में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करते थे और अपनी भावनाओं को प्रचारित करते थे। उन्होंने अपनी पोइट्री में बताया कि जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो रहा है, मतलब जाति के आधार पर जो भी हो रहा है या फिर लिंग के आधार पर जो भी हो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, मतलब खत्म करना चाहिए। जितने भी वहम होते थे, जितने भी रिचुअल होते हैं, ये इन सभी के खिलाफ थे और इन सभी को रिजेक्ट करते थे। और उन्होंने अपने कुछ न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी चलाए थे, जैसे कि अनुभवा मंडपा। ये क्या है? ये है एक हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, जहां पर मेन और विमेन दोनों आ सकते थे, सभी बैकग्राउंड से। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई बड़ी जाति से ही आ सकते थे या फिर छोटी जाति के लोगों के लिए था। यहाँ पर सभी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग आ सकते थे और अपनी जिंदगी के बारे में जो भी उनको आत्मा के क्वेश्चंस पूछने हैं वो सभी अपने यहाँ पर पूछ सकते थे। और इन्होंने एक डिवोशनल मूवमेंट भी चलाई थी जिसका नाम था वीरशैव। इसका मतलब है आर्डेंट एंड हीरोइक वर्शिपर्स ऑफ शिवा। जो वीराशैवाज होते हैं ये शिव जी की पूजा करते हैं और उनको ही हीरो मानते हैं। और इनका ये जो मूवमेंट था, इसके रूट्स हमें तमिल जो भक्ति मूवमेंट है वहां उनमें मिलते हैं, पर्टिकुलरली शैव नारायण ट्रेडिशन में। ये 7वीं से 11वीं सेंचुरी के दौरान थे। और इन्होंने काफी सारे डिवोशनल वर्शिप भी चैंपियन के मतलब जीते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो टेंपल में वर्शिप होती है, मूर्ति कला की पूजा होती है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। और ब्राह्मण जो भी रिचुअल्स करवाते हैं जैसे हवन वगैरह, उन सभी को खत्म करना चाहिए। इन सभी के जगह एक पर्सनलाइज डायरेक्ट वर्शिप होनी चाहिए शिव जी की, मतलब के डायरेक्ट हमारे आत्मा की परमात्मा के साथ मिलन होना चाहिए। उसमें इसके बीच में ना कोई ब्राह्मण आना चाहिए, ना कोई टेम्पल आना चाहिए, ना ही कोई मूर्ति आनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिसेस कैसी कहते थे कि जैसे इंडिविजुअली वॉर्न आइकन्स और सिंबल्स लाइक अ स्मॉल लिंगा। तो वो इन सभी के जरिए जैसे स्मॉल लिंगा पहल लेना, इससे वो कहते थे कि हम वर्शिप ऑफ शिव करेंगे। कन्नड़ में वो पहले इंसान थे जिनके नाम पर एक सिक्का चलाया गया, उनके सोशल रिफॉर्म्स के कारण। मतलब जो कहते थे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो कन्नड़ा के वो पहले ऐसे इंसान थे जिसके लिए एक क्वाइन सिक्के चलाए गए। तो 2015 नवंबर में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनका जो स्टैचू है, मतलब पुतला है, वो भी इन्होंने इनोग्रेट किया था
बसवेरा कहाँ पर किया था? लंदन में। लंदन में लैम्बर्थ जो टेम्स रिवर है, टेम्स बहुत ही ज्यादा पवित्र रिवर मानी जाती है लंदन की, जैसे हमारी गंगा मानी जाती है वैसे वहां की टेम्स है। और जो इनकी मूवमेंट थी, इनके शराना मूवमेंट में इन्होंने काफी सारे लोगों को अपनी तरफ खींचा। वो ऐसे नहीं थे कि एक ही कास्ट के थे, सभी कास्ट के लोगों को इन्होंने अपनी तरफ खींचा। और इन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर पैदा किया, वचन पैदा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल यूनिवर्स कैसा होता है एक विरिशिवा सेंट के। तो उन्होंने इन बुक्स में अपना सारा कुछ वो स्पिरिचुअल चीजें लिखी हैं जो लोगों को आत्मा से परमात्मा से मिलाने के लिए जरूरी हैं। तो वो इनकी जो शरणा मूवमेंट की लेगेसी है वो बहुत ज्यादा रेडिकल थी अपने समय में, क्योंकि कहते थे कंप्लीट रेडिकेट कर दीजिए, कंप्लीट रिजेक्ट कर दीजिए। तो उन्होंने एक अनुभव मंडप भी बनाया था जहां पर जो शरणार्थ थे वो अलग अलग कास्ट, जाति और कम्युनिटी से लोग इकट्ठे होते थे और वहां पर लर्न कर सीखते थे और डिस्कशन भी करते थे। ये जो शरणार्थ होते थे ये चैलेंज करते थे कास्ट ऑर्डर को, मतलब कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीच नहीं है। उन्होंने ऐसा दिखाने के लिए एक काम भी किया था कि एक वेडिंग ऑर्गेनाइज की, वहां पर जो ब्राइड ग्रूम था वो तो लोअर कास्ट का था और जो ब्राइड थी वो ब्राह्मण थी, मतलब दूल्हा तो एक छोटी कास्ट का लड़का था और जो दुल्हन थी वो एक ब्राह्मण थी। तो इन दोनों की मैरिज करवाई जहां पर इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश भी की। आगे हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। इनका जन्म 29 अप्रैल को हुआ और इसी दिन इस साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई है। ये एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इंडियन पेंटर रह चुके हैं जिनका जन्म 1848 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। इनके योगदान है इसमें क्या है कि इन्होंने इंडियंस को जो वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है हिंदू गॉड्स की, जो हमारे हिंदू के देवी देवताएं हैं, उनकी जो एक ह्यूमन फिगर में, मतलब एक मानव की फिगर में उन्होंने बताया अपनी पेंटिंग्स के जरिए। तो उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस यूज करके, उनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस थी वो यूज करके वर्मा ने क्या किया, जो उनकी ह्यूमनाइड डिपिक्शन ऑफ हिंदू पैंथन थी, ठीक है, उन्होंने कॉस्टली कैनवसेस को छोड़ के अपनी प्रिंटिंग प्रेस को इतना ज्यादा के जरिए इतना सस्ता बना दिया कि उसको हर कास्ट के लोग, हर मिडिल क्लास जो फैमिली थी, हर वर्किंग क्लास फैमिली के घरों में जो मूर्ति थी, जो पेंटिंग्स थी वो पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने जो लिथोग्राफ्स थे वो बहुत अफोर्डेबल, मतलब लोगों की जेब तक पहुंचने तक बना दिए थे। उन्होंने एक गरीब से गरीब लोग तक भी जो हमारे गॉड थे उनकी मूर्तियां पहुंचा दी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए अपनी जो पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती कर दी थी। तो रवि वर्मा ने एक प्रेस बनाई थी जो पहले तो मुंबई में थी पर बाद में उन्होंने शिफ्ट करके लोनावला कर दी थी। तो इनको अवार्ड भी मिले हैं। इनकी जो फेमस पेंटिंग है जिसके लिए अवार्ड मिला है 1873 में, नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नायर लेडी है जो अपने हेयर को सेट कर रही है, इसके लिए उनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला है जिसमें से गवर्नर का गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। इनको मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला था जब ये उन्होंने वहां पर प्रेजेंट किया था, और उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिला था जब उन्होंने वेना में एक एग्जीबिशन पर अपना ये काम दिखाया था। 1904 में उन्होंने उनको जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने वर्मा को एक अवार्ड दिया था जिसमें उन्होंने दिया था केसरी हिंद गोल्ड मेडल। और 2013 में एक क्रेटर जो मरकरी प्लैनेट पर है उनके नाम पर ही ये रखा गया था। और ये उनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क है जो आप देख सकते हैं पिक्चर के साथ। आगे हम बात करेंगे कि कुछ लोगों ने इनके पेंटिंग्स का क्रिटिसिज्म भी किया है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स है इनको ओवरशैडो किया है, मतलब जैसे हम देखते थे उनकी कंप्लीट पिक्चर ही बदल दी है हमारे नज़रिए में। जैसे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शिव जी हैं, उनकी फैमिली है, गणेश जी, नंदी जी, पार्वती जी, तो इनके साथ आप देख सकते हैं कि इनके डिपिक्शन के कारण हम जो हमारे मन में जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स को लेकर ट्रेडिशनैलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये भी क्रिटिसाइज किया है कि जब वो गॉडेसेस को मॉडल करते हैं, ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूट्स की तरह, तो कहते हैं कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है डाइटीज की उनको सिर्फ एक मॉडल्स के लेवल तक वो ले आए हैं, मतलब उनकी जो प्रसिद्धि है इनके कारण वो कम हुई है।
अगले बारे में हम बात करेंगे सुब्रमण्य भारती के बारे में। इनकी 11 दिसंबर 2019 को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। ये हैं कौन? ये एक पोएट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं, जो तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु से हमने पहले एक और भी कवर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। इनको महाकवि भारतीयार भी कहा जाता है, मतलब बहुत बड़े कवि हैं, और इनको महाकवि लॉन्ड्री एपिथेट महाकवि भी मिला है। और इनके जो सॉन्ग्स हैं नेशनलिज्म पर, फ्रीडम ऑफ इंडिया पर, इसके कारण काफ़ी सारे मास, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी रैलियां निकाली हैं अपने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और तमिलनाडु में जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली थी, उन्होंने उनके ये सॉन्ग्स उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए थे मासिस के द्वारा। तो ये उनकी कुछ ग्रेट पोइटिक आउटपुट्स हैं, जिनके नाम है कन्नन पुट्टू, नीलवम, वनिमिम, कट्रम, पंचली सबटम, क्यूल पट्टू। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी आपको गड़बड़ लगे, क्योंकि हम तमिलनाडु से नहीं हैं, हम कहीं और से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हमें ये लैंग्वेज नहीं आती इतनी। तो ये उनके कुछ पोएटिक आउटपुट हैं जो कि बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। और उन्होंने एक सेंसेशनल सुदेशा गीतांजलि 1908 में भी पब्लिश किया था, और 1949 में वो पहले ऐसे कवि बन गए थे जिनके जो वर्क हैं, काम किए गए हैं, पोएटिक वर्क हैं, वो नेशनलाइज्ड हो गए थे, मतलब पूरे देश में प्रचारित किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो अगेंस्ट कास्ट सिस्टम के भी वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे नज़रिए में तो सिर्फ दो ही जाति हैं, एक मैन एक वेमेन, और सभी के ऊपर उन्होंने जो हमारा अपना सैक्रेड थ्रेड था, जो ब्राह्मी लोग पहनते हैं वाइट कलर का जो थ्रेड, उन्होंने वो रिमूव भी कर दिया था। और उन्होंने कुछ जो शास्त्र हैं उनको भी गलत ठहराया, जिनमें लिखा है कि वेमेन जो है वो नीची प्रवृत्ति की हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन काइंड है उनमें इक्वालिटी, मतलब बराबरता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे जो प्रीचर्स हैं, जो पर्सनल प्रेजुडाइज, मतलब जो उनका अपनी खुद की खुंदक होती है, वो गीता और वेदास के द्वारा निकालते हैं, तो उन लोगों को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये उनका करना गलत है। आगे हम बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब से हैं। इनका जो स्टैचू है वो रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है लाहौर में। लाहौर में इनका स्टैचू लगाया गया है। इन्होंने पंजाब पर चार डिकेड तक इन्होंने रूल किया, मतलब 40 साल, 1801 से लेके 1839 तक। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था, गुजरांवाला, जो कि अभी पाकिस्तान में है। उस समय में जो पंजाब था वो काफ़ी जो चीफिटेंस, पावरफुल चीफिटेंस थे, उनके द्वारा रूल किया जाता था, और उन्होंने पंजाब को मिसल्स में बांट दिया था। पहले जो ग्रुप करके पंजाब को बांटा गया था, उन ग्रुप का नाम था मिसल्स। पर उन मिसल्स को जब रणजीत सिंह ने वो जगह जीत ली, तो उन्होंने मिसल्स को ख़त्म करके उन्होंने एक इकट्ठा सिख एम्पायर बना दिया, जब उन्होंने लाहौर को जीत लिया था 1799 में। और उनको लायन ऑफ पंजाब, मतलब शेरे पंजाब का भी टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि ही स्टैंड द टाइड ऑफ अफगान इन्वेडर्स इन लाहौर, मतलब जो लाहौर में अफगान के इन्वेडर्स आए हुए थे उनको सभी को खदेड़ दिया था उन्होंने। और यही लाहौर ही उनकी कैपिटल रही जब तक वो उनकी डेथ ना होगी। तो उनके जो जर्नल थे हरी सिंह नलवा, उन्होंने एक फोर्ट भी बनवाया था, फोर्ट ऑफ जमरूद, और इन्होंने बनवाया था जी खैबर पास के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और यही रूट था जो फॉरेनर्स यूज करते थे इंडिया में आने के लिए। तो वहीं पर उन्होंने अपना फोर्ट बना लिया, किला बना लिया था, और वहीं से वो रखवाली करते थे। तो वो अकेले ऐसे लीडर थे जो इंडिया में बचे हुए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल सभी जगह हो गया था, सिर्फ पंजाब को छोड़कर, क्योंकि वहां पर महाराजा रणजीत सिंह थे, ये आखिरी रूलर बचे हुए थे। इनके बारे में और जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे यूरोपियन ऑफिसर्स थे जिनको इन्होंने नौकरी दी हुई थी। ज़्यादातर जो थे वो फ्रेंच थे। उन्होंने कहा था कि फ्रेंच वालों को कि हमारी आर्मी को भी सिखाइए, हमारे लोगों को भी सिखाइए कि लड़ने की कला क्या होती है। तो उन्होंने जो फ्रेंच जनरल जेन फ्रैंकिस एलर्ड थे, उनको अपॉइंट किया था ताकि उनकी आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा सके, नए जो टेक्निक्स हैं उनके साथ वो लड़ाई लड़ सके। तो 2016 में जो टाउन ऑफ सेंट ट्रोपेज है वहां पर भी महाराजा जी का ब्रॉन्ज जो स्टैचू है वो रिवील किया गया है, एक रिस्पेक्ट की तौर पर उनको ये दिया गया है।
तो जो रणजीत सिंह की जो ट्रांस रीजनल एम्पायर था वो काफी स्टेट्स तक फैला हुआ था। उनकी जो एम्पायर में क्या क्या चीजें आती थी, जो पहले मुगल प्रोविंस लाहौर होता था वो भी आता था, मुल्तान भी उनका पार्ट था, और बिसाइड्स पार्ट ऑफ काबुल द एंटायर पेशावर, काबुल के तो कुछ हिस्से है ही थे पर पेशावर पूरा उनके कब्जे में था। तो जो बाउंड्री थी उनके स्टेट की वो लद्दाख तक जा रही थी। जोरावर सिंह जो उनके जर्नल थे फ्रॉम जम्मू, उन्होंने लद्दाख को जीत लिया था, ठीक है, और उन पर रणजीत सिंह का नाम लगा दिया था। नॉर्थ ईस्ट में वो खैबर पास की तरफ चले गए थे, नॉर्थ वेस्ट में खैबर पास, और जो अप टू पंजनद इन द साउथ, और दक्षिण की तरफ उनकी जो स्टेट थी वो फैली हुई थी पंजनद तक, जहां पर हमारी जो पंजाब की 5 रिवर्स है वो इंदुस में जाके गिरती हैं। और उनके रजीम के दौरान वो जो हमारी लैंड थी वो 6 रिवर थी, क्योंकि 6 रिवर इंदुस थी जो अभी पाकिस्तान में है। महाराजा जी जाने जाते थे अपने जस्ट और सेक्युलर रूल, मतलब बहुत ज्यादा निष्ठा में सबको एक बराबर समझने के लिए जो रूल होते हैं वो जस्ट थे। उन अपनी हर रूल में वो सच्चाई थी उनकी, वो हिंदू और मुस्लिम को बराबर समझते थे, कोई भी उनको वो नीचा नहीं समझते थे, और अपने दरबार में अपनी पावरफुल पोजीशंस भी दी हुई थी, मतलब उनके लिए काबिलियत मायने रखती थी, किसी का धर्म मायने नहीं रखता था। उन्होंने हरमंदिर साहिब जो हमारे अमृतसर में है उसको गोल्ड भी डोनेट किया, और उन्होंने गोल्ड के साथ हरमंदिर साहिब को सारा कवर कर दिया, उसी के बाद इसका गोल्डन टेम्पल नाम पड़ा है। और उनके सिरहाने एक और चीज है कि उन्होंने जो हजूर साहब गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत अच्छा गुरुद्वारा है नांदेड़ महाराष्ट्र में, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी अपने ज्योति ज्योत समाये थे, तो वहां पर उन्होंने फंडिंग मतलब पैसे भी दिए थे गुरुद्वारा बनाने के लिए। अगले हैं परमहंस योगानंद। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, इनके नाम पर सिक्के चलाए हैं इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। इनका जन्म 1893 में हुआ था। ये एक इंडियन मॉन्क है, योगी हैं, गुरु हैं, और इन्होंने काफी सारे लोगों की मदद की है मेडिटेशन करने में और क्रिया योगा करने के लिए, और ये सभी किया है इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जिसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगोदा सत्संग सोसाइटी। तो इनको फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है वेस्ट में, और ये ऐसे पहले फर्स्ट मेजर इंडियन टीचर हैं जो कि अमेरिका में सेटल हुए थे, और इनको व्हाइट हाउस में भी होस्ट करने का मौका मिला हुआ है, ये पहले इंडियन थे। इनकी जो बुक है ऑटोबायोग्राफी है वो 1946 में पब्लिश हुई थी। क्रिया योगा का क्या मतलब है, ये योगानंद की टीचिंग का फाउंडेशन है, मतलब अगर किसी ने योगानंद की टीचिंग सुनी हो तो उसमें जो बेसिक फाउंडेशन आती है वो क्रिया योगा की आती है। क्रिया योगा का मतलब क्या है, योगा का मतलब यूनियन है, और क्रिया का मतलब एक्शन, मतलब अपने एक्शन के द्वारा हमारी इनफाइनाइट के साथ एक यूनियन मतलब कर लेनी। यूनियन का मतलब एक आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, उनका मतलब परमात्मा हमारे अंदर ही है। जो क्रिया योगा है वो कहती है कि जो हमारी लाइफ एनर्जी है वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, और उन्होंने जो 6 स्पाइरल कहते हैं सेंटर्स, ठीक है, जो कि हमारे जोडिक साइंस पर भी इनके सिंबल्स रखे गए हैं, इन सभी का महत्व बताया है, और इसको सिंबॉलिक कॉस्मिक मैन की तरह भी मानते हैं। तो हमारी अगली पर्सनालिटी है टीपू सुल्तान, जिसके नाम को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और कह सकते हैं किसी भी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा मिलेगा। तो न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने कहा है कि हमारे स्कूल के जो करिकुलम में टीपू सुल्तान के ऊपर कोई भी लेसन है उसको हम ड्रॉप करेंगे, मतलब उसमें से खत्म करेंगे, और इस जो इशू है इसको रिव्यू करेंगे। मतलब अभी उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दी है, उन्होंने बस बात को उलझा दिया है कि हम इसको रिमूव करने की सोच रहे हैं। तो ये जो रिमूवल है टीपू का, ठीक है, टेक्स्ट बुक से अगर वो रिमूव कर देते हैं तो इससे क्या होगा, तो हमारी जो अर्ली मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है वो बदल जाएगी, क्योंकि उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। तो अगर इनका नाम खत्म कर दिया जाएगा
तो हमारे जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, 18वीं सदी के बाद की, ठीक है, 18वीं सदी के जो हाफ के बाद की है, वहां पर एक ऐसी शख्सियत को इनविजिबल मतलब खत्म कर दिया जाएगा जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से खदेड़ने के वक्त। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि उनका नाम हटाया जा रहा है। इवन जब उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने की बात हुई तो तब भी कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है वहां की, उन्होंने ये आपत्ति जताई थी और अभी ये आपत्ति जता रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स में भी इनका नाम नहीं होना चाहिए। तो ये कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ के थे। तो इनके पास है किंगडम ऑफ मैसूर। ये सुल्तान हैदर अली ऑफ मैसूर के पहले और सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान को एक मैन ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा करेज हो, और उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी। और उन्होंने अपने छोटे से साल मतलब 17 साल ही उन्होंने राज किया है, और उसी में उन्होंने कंपनी के खिलाफ बहुत सीरियस चैलेंज जीते थे जो कि उन्होंने इंडिया में फेस किए थे। और इनके कंट्रीब्यूशन किया है कि इन्होंने जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, ठीक है, जो 1767-69 तक हुई थी, तो वो 17 साल के थे जब उन्होंने ये पहली लड़ाई लड़ी थी। और इसके बाद उन्होंने मराठास के खिलाफ लड़ी थी। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी वो लड़े थे जो कि 1780 से 84 में हुई थी। और उन्होंने काफी सारे जो कंपनी फोर्सेस है उनके खिलाफ 4 बारी लड़े हैं, 1767 से लेके 99 तक। और जो चौथी एंग्लो मैसूर वॉर थी, फाइनली अपनी कैपिटल को बचाते हुए, कैपिटल क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, उसको बचाते हैं वो मारे गए। तो टीपू ने अपनी जो आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया, मतलब सेट किया। कैसे? यूरोपीय लाइन जैसे यूरोपियंस की होती थी, ताकि उनसे वो मार ना खा सके। उन्होंने अपनी आर्मी में न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, और उन्होंने जो फर्स्ट वॉर रॉकेट कहते हैं उस समय की, उस तरह उनकी आर्मी को कंसीडर किया जाता था। और उन्होंने एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आए थे जो कि डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स लेते थे, और टैक्स कलेक्ट करने वाले थे कुछ एजेंट जिनको वो सैलरी देते थे। टैक्स वो देते थे कैश में, वो उसी में कलेक्ट करते थे। तो इसके साथ जो स्टेट की रिसोर्स बेस थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उन्होंने जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया। कैसे? जैसे कोई वेस्ट लैंड है उसको डेवलप कर रहे हैं तो उस पर टैक्स ब्रेक्स लगा दिए, मतलब कम टैक्स लेते थे वहां पर। तो उन्होंने काफ़ी सारे इरिगेशन सिस्टम जो था, इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी बिल्ट किया। उन्होंने काफ़ी सारी जो ओल्ड डैम्स थी उनको रिपेयर किया। उन्होंने जो एग्रीकल्चर की मैन्युफैक्चरिंग और सेरिकल्चर की थी उसको प्रमोट किया। उन्होंने इवन एक नेवी भी बनाई थी ताकि ट्रेड कर सके दूसरे देशों के साथ भी। उन्होंने एक कमीशन भी बिठाया था जिसका नाम था स्टेट कमर्शियल कॉर्पोरेशन, ताकि वहां पर फैक्ट्रीज का सेटअप हो सके। इनके खिलाफ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं कि क्यों इनका नाम हटाया जा रहा है, क्योंकि हैदर और टीपू दोनों ही चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हो जिस पर हम कब्जा कर सके। इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज को इन्वेड किया और वहां पर जीत प्राप्त की जो मैसूर के इवन बाहर थे। पर ये करते करते उन्होंने काफ़ी सारे टाउन को जला दिया, विलेजेस को जला दिया, काफ़ी सारे टेम्पल्स को ख़त्म कर दिया, चर्च को ख़त्म कर दिया, और ज़बरदस्ती हिंदूज को इस्लाम में लेके आए। तो इसी कारण ये उनकी जो नेगेटिव साइड है, इसी के कारण वो कह रहे हैं कि हम इनके जो चैप्टर हैं वो भी ख़त्म करेंगे। और ये डिसएग्रीमेंट हो रहा है उन दो लोगों के ग्रुप के तरफ, जो कि एक तरफ तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं, जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़े थे और ग्रेट सन ऑफ कर्नाटका मानते हैं। पर दूसरी साइड वो लोग कहते हैं कि जो इन्होंने काम किया, जैसे हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट किया इस्लाम में, क्रिश्चियंस को कन्वर्ट किया, तो इसके कारण वो उनका नेगेटिव साइड भी है। तो पॉजिटिव साइड वर्सेस नेगेटिव साइड, तो दोनों साइड के एक तरह का कोल्ड वॉर चल रही है लोगों में कि इनका ये कंट्रीब्यूशन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। पर अगर ये चैप्टर खत्म भी कर देते हैं तो इसके साथ ये नहीं होगा कि हाँ कि उनकी नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड कभी सामने नहीं आएगी, लोगों के सामने तभी भी आएगी। चैप्टर खत्म करने से कुछ भी नहीं होगा। तो हमें चैप्टर के आधारित पर बच्चों को ये नहीं समझाना चाहिए कि किसी की पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, हमें दोनों चीज़ें दिखानी चाहिए। हिस्ट्री जो होती है वो हमें सिखाती है कि पुराने लोगों ने जो गलतियां की वो नई जो जनरेशन है वो ना कर सके, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखे। तो ये बात थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल है कि उनका ये सभी कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ले रहे हैं ये स्टेप वो सही है या फिर नहीं। आगे हम बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में।
तो न्यूज़ है जो अमित शाह हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताया, उनके रोल के बारे में बताया। तो ये गए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वाराणसी में जो है, वहां पर इन्होंने गुप्त डायनेस्टी के जो स्कंद गुप्त थे राजा, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की अपने स्पीच में। तो उन्होंने कहा कि जो स्कंद गुप्त थे उनकी ग्रेटनेस के बहुत बड़ी बात कही वहां पर शाह जी ने। उन्होंने कहा कि गुप्ता पीरियड के रूलर्स के लिए जो हिस्ट्री है वो अनफेयर कर रही है, वो उतनी अच्छे से उनका नहीं बता रही, क्योंकि वो इंडियन जो हिस्ट्री है, पुरानी इंडियन हिस्ट्री, उसका गोल्डन पीरियड माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और इसी के कारण जो हमारे स्कंद गुप्त विक्रमादित्य है, उनको हम इंडिया का सेवियर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया को बचा के रखा। कैसे? क्योंकि वहां पर इंडिया पर हंस इन्वेड करने वाले थे। जब ये इन्वेड करने वाले थे तो स्कंदगुप्त ने आगे आकर उनको रोका था। अगर वो इन्वेड कर लेते तो हमारा इंडिया आज का वैसे नहीं होता जैसे अभी है। तो स्कंदगुप्त ने जब थ्रोन पे बैठे थे तो वो था 455 एडी में, और इन्होंने रूल किया था 467 तक। 12 साल के इस रूल में इन्होंने काफी सारे जो इंडिया का कल्चर है उसको बचाकर रखा। इवन एक्सटर्नल अग्रेशन से भी, मतलब जो बाहरी लोग इन्वेड करने आ रहे थे उनसे भी बचाकर रखा, और हंस को भी हराया था। और इसके बारे में भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन पर भी लिखा हुआ है कि उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट की साइड से। तो उन्होंने पुष्यमित्रा थे जो, उनको भी हराया था। अपने जो जब गद्दी पर बैठे थे उनके शुरू के साल में वहां पर उन्होंने पुष्यमित्र को हराया था। और जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने अपनी एबिलिटी प्रूव की थी कि मैं इस गद्दी के लायक हूं, और मैं उनको इसी के कारण विक्रमादित्य का टाइटल भी मिला। तो एक जूनागढ़ में एक रॉक है जिस पर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं रूलर्स अशोका और रुद्रमान के बारे में, और यही जो इंस्क्रिप्शंस है ये स्कंदगुप्त के ऑर्डर पर बनाई गई थी। स्कंदगुप्त ने अपने गवर्नर परनादत्ता को ऑर्डर दिया था कि ये इंस्क्रिप्शंस होनी चाहिए। तो ये इंस्क्रिप्शंस के जरिए हमें ये पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने अपने हर एक प्रोविंस के लिए गवर्नर तैनात किए गए थे, जिसमें से परनादत्ता भी एक गवर्नर थे शुराशस्त्रा के। जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने अपने जो गोल्ड के सिक्के हैं वो 5 तरह के चलाए थे। पहला है आर्कर टाइप, किंग, क्वीन, छत्र, लायन और हॉर्समैन टाइप। ये सभी तरीके के उन्होंने सिक्के चलाए थे। सिल्वर के भी, मतलब चांदी के भी सिक्के चलाए थे, गरुड़ा टाइप, बुल टाइप, अल्टर टाइप एंड मध्येश्वा टाइप। तो ये था जो स्कंदगुप्त ने अपने सिक्के चलाए थे। तो यहीं तक थी हमारी पर्सनालिटीज इन न्यूज़ के बारे में, जो कि पूरे साल जून 2019 से लेके जुलाई 2020 तक न्यूज़ में आई हैं, और इन्हीं के बारे में हमने आपको बताया है। ये सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी हम पर्सनालिटीज जो रह गई हैं वो लेके आएंगे। तो हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।